पापुआ न्यू गिनी जा रहे पीएम मोदी जापान और ऑस्ट्रेलिया में 40 से ज्यादा कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। विश्व के 2 दर्जन से ज्यादा नेताओं के साथ करेंगे बातचीत। शिवलिंग के वैज्ञानिक परीक्षण को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। आज होगी मुस्लिम पक्ष की सुनवाई। मसाजिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन लगातार जारी। आज जंतर मंतर पहुंच सकते हैं कांग्रेस नेता सचिन पायलट। पहलवानों का करेंगे समर्थन। सीएम योगी के जन्मदिन पर शक्ति प्रदर्शन करेंगे ब्रजभूषण शरण सिंह। कई राज्यों के 11 लाख लोगों के आने का दावा। 5 जून को है सीएम योगी का जन्मदिन। समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य को हाईकोर्ट से मिली राहत। हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ टिप्पणी मामले में मिली राहत। हाईकोर्ट ने मौर्य के खिलाफ चल रहा मुकदमा खारिज किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर एसआर ग्रुप कॉलेज में होगी बीजेपी अवध की बड़ी बैठक। आज बीजेपी की कानपुर में होगी बड़ी बैठक। पश्चिम ब्रज क्षेत्र की हो चुकी है बीजेपी की बैठक और इस बीजेपी की बैठक में क्षेत्र के सभी सांसद रहेंगे मौजूद। जनसंपर्क अभियान की शुरुआत कर लगातार बैठकें जारी हैं। 2024 चुनाव की तैयारियों को दिया जा रहा है अंतिम रूप। संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह बैठक में रहेंगे मौजूद। सांसद ब्रजभूषण शरण भी बैठक में पहुंचेंगे। तो बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां पर बता दें कि एसआर ग्रुप कॉलेज में होगी बीजेपी अवध की बड़ी बैठक। बीजेपी की कानपुर में भी बड़ी बैठक होने वाली है और इस बैठक में पश्चिम ब्रज क्षेत्र के भी जो नेता हैं वो शामिल होंगे। जनसंपर्क अभियान की शुरुआत पर लगातार बैठकें हो रही हैं। 2024 चुनाव की तैयारियों को दिया जा रहा है अंतिम रूप। संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी बैठक में मौजूद रहेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सिद्धार्थ मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, जिस तरीके से बीजेपी लगातार बैठकें कर रही है, क्या लगता है 2024 की रणनीति पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें इसके पहले ब्रज क्षेत्र की बैठक हुई थी, अब इसके बाद अवध क्षेत्र की बैठक हो रही। तो कहीं ना कहीं बैठकों का दौर जारी है और बीजेपी हमेशा अन्य पार्टियों से एक कदम आगे चलती है। एक चुनाव खत्म होता है, दूसरे चुनाव के लिए उसकी तैयारी शुरू हो जाती है। कहीं ना कहीं जब तक लोग सोचते हैं तब तक कई बैठकें कर या कई अपने कार्यकर्ताओं को इतना ऊर्जा दे देती है कि वो तो बूथ पर खुद ही काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की एक अपनी स्ट्रेटजी है और चुनाव जीतने की उनकी हमेशा स्ट्रेटजी रही है। अभी निकाय चुनाव खत्म ही हुआ है, सब पार्टियां अभी समीक्षा करेंगे। बीजेपी इससे आगे जाकर अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको कहीं ना कहीं लगातार बैठक कर रही है। नीचे स्तर से लेकर ऊपर स्तर तक उनके बूथ तक के कार्यकर्ताओं की बैठक होती है। तो कहीं ना कहीं ये जो बैठक है ये अवध क्षेत्र की बैठक है और ये काफी महत्वपूर्ण बैठक है। इसमें ब्रजभूषण सिंह भी मौजूद रहेंगे, गोंडा से जो सांसद हैं वो मौजूद रहेंगे, धर्मपाल सिंह मौजूद रहेंगे। देखिए पूनम, इस बैठक से मुख्य चीजें क्या है? मुख्य चीज इस बैठक में जो मुख्य एजेंडा है बैठक का ये है कि सरकार, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो उन्होंने काम किया है उसको कहीं ना कहीं ले जाकर ये जनता के बीच में बताना कि हमने ये काम किया है और आप हमें वोट क्यों दें। तो आप हमें वोट इसलिए दें क्योंकि हमने विकास किया है। तो घर घर चाहिए, बूथ मजबूत करिए। इस पे ये स्ट्रेटजी बनाई जाएगी किस तरीके से कार्यकर्ताओं को निकाला जाए। और अब देखिए समय काफी कम बचा है, 5 से 6 महीने का समय बचा हुआ है। सर बिल्कुल बीजेपी ये जान चुकी है कि बिल्कुल सिद्धार्थ, हमने विधानसभा चुनाव के दौरान भी देखा था कि घर घर अभियान चलाया था बीजेपी की तरफ से। सारे दिग्गज नेता घर घर पहुंचे थे, जनता के सामने सारी योजनाएं जो लागू हो चुकी हैं या लागू होंगी उनके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी थी। तो क्या इस बार भी कुछ इस तरीके की रणनीति पर चर्चा बैठकों में?
जी बिल्कुल, देखिए 9 साल हो चुके हैं केंद्र सरकार को, तो 9 साल बेमिसाल इस तरीके के स्लोगन होंगे, इस तरीके के स्लोगन आएंगे। उसके बाद फिर कहीं ना कहीं ये बताया जाएगा कि आपको जो डबल इंजन की सरकार है उसने क्या किया। जैसे अब मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है, उसको कहीं ना कहीं घेरा जाएगा, जब उसकी सरकार थी उसने क्या क्या काम नहीं किया था, किस तरीके से जब सरकार आई डबल इंजन की तो उसने ये किया, केंद्र सरकार ने क्या काम किया, कांग्रेस सरकार के, तो इन सब चीजों पर जोर दिया जाएगा। और कितने आवास दिए गए, प्रधानमंत्री आवास। देखिए सरकार जब बन के आई थी उसका मैनिफेस्टो में मेन चीज था कि हर इंसान जो जो पात्र लोग हैं उनको घर मिले, कोई छोटे पात्र जिसको मकान ना मिल जाए। तो कहीं ना कहीं सरकार ने इस पे भी काम किया है। और जो कितने मकान बने हैं, लेकिन हर घर सिद्धार्थ, हर घर एक नल। ये भी है सवाल कि जिस तरीके से बीजेपी हमेशा से ही राष्ट्रीय मुद्दों पर खेलती आई है, लेकिन इस बार जिस तरीके से कर्नाटक में हार हुई है, उसके बाद अब क्षेत्रीय जो दल हैं, जो क्षेत्रीय समय के जो नेता हैं, जहां क्षेत्र पर उनका सबसे ज्यादा फोकस है, अब ऐसा लगता है कि बीजेपी क्षेत्र में ज्यादा इस पर फोकस दे रही है, ना कि राष्ट्रीय मुद्दों पर। देखिए बिल्कुल, एक चीज सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अब राष्ट्र, देखिए जी जो चुनाव होंगे लोकसभा के, वो किस मुद्दे पर, वो राष्ट्रीय मुद्दे पर ही हमेशा लड़े जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज सबसे महत्वपूर्ण आपने कहा, जो अलग अलग प्रदेश में अलग अलग सामना होता है। जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके उनके सामने कहीं ना कहीं यहाँ समाजवादी पार्टी से, मुख्य विपक्षी दल है, उससे लड़ना होगा। कर्नाटक में कांग्रेस से, तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में अलग पार्टियों से लड़ना होगा। तो उसके लिए अलग अलग रणनीति बनाई जा रही है। बिल्कुल आपने सही कहा, इस अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग जो क्षेत्रवार है वहां पर इसकी लड़ाई देखने को मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है कि बीजेपी हमेशा राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ती है। हाँ, इस बार ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेटजी बदल जाएगी और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी जोर दिया जाएगा। और किस तरीके से विकास, जहां उनकी सरकार है उस पर विकास को लेकर जोर दिया जाएगा। देखिए सीधा स्लोगन है कि 9 साल बेमिसाल, तो जो 9 साल हैं ये बेमिसाल थे और जो काम किए गए हैं। और अब जल्द ही आपको सरकार जैसे मई बिल्कुल, के यानी कि सिद्धार्थ 9 अंतिम साल हफ्ते में बेमिसाल के तौर पर इस बार सरकार जो है, इस बार बीजेपी पूरी रणनीति के साथ मैदान में उतरे। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ इस खबर पर जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज G7 क्वाड समूह सहित कुछ प्रमुख बहुपक्षीय शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जापान, पापुआ न्यू गिनी और साथ ही ऑस्ट्रेलिया की 6 दिवसीय यात्रा पर जा रहे हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 40 से ज्यादा कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं। पीएम मोदी शिखर सम्मेलन में विश्व के 2 दर्जन से ज्यादा नेताओं के साथ बातचीत करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय बैठकें भी शामिल हैं। विदेश सचिव विनय ने इस दौरान संवाददाताओं को बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 मई की सुबह अपनी यात्रा के लिए पहले चरण के लिए जापान के शहर हिरोशिमा के लिए भी रवाना होंगे, जहां वो दुनिया की विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों के समूह G7 के वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। उन्होंने बताया कि वो जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के न्योते पर भी वहां जा रहे हैं। जापान G7 समूह के मौजूदा अध्यक्ष के रूप में इसके शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है और भारत को इसमें अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। चलिए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस दौरान सहारनपुर के दौरे पर आज रहेंगे। सर्किट हाउस पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ वो बैठक करेंगे। कलेक्ट्रेट सभागार में अफसरों के साथ भी वो बैठक करेंगे। गांधी पार्क में महाराजा भागीर जयंती समारोह में भी वो शामिल होंगे। यूपी सदन दिल्ली पहुंचेंगे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज केशव प्रसाद मौर्य का दौरा रहने वाला है। आपको बता दें कि इस दौरान वो बैठक भी करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सहारनपुर के आज दौरे पर रहेंगे और सर्किट हाउस पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ इस दौरान बैठक भी करेंगे। कलेक्टर सभागार के अफसरों के साथ भी बैठक होगी। गांधी पार्क में महाराज भागीरथ को लेकर इस दौरान चर्चा होगी। यूपी सदन दिल्ली पहुंचेंगे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जोगेंद्र कल्याण मेरे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। जोगेंद्र, जिस तरीके से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज दौरा है, क्या कुछ अहम रहने वाला है आज के दौरे में? देखिए, पहले आपको बता दें, सहारनपुर के जो मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम है 12:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उसके बाद सहारनपुर के सर्किट हाउस पहुंचेंगे। यहाँ पर वो पार्टी के पदाधिकारियों से एक वार्ता करेंगे। लगभग 1 घंटे से अधिक ये वार्ता चलेगी। इसके बाद कलेक्टर सभागार में
जनपद प्रशासनिक अधिकारियों से भी वो एक बैठक करेंगे। और सहारनपुर में आज एक जो महाराजा भगीरथी जयंती है, वहां पर सैनिक समाज में भगीरथ जयंती में मुख्य अतिथि है, वहां पर ये कार्यक्रम में पहुंचेंगे। उस कार्यक्रम में कम से कम 1 से 1.5 घंटा यहाँ पर रहेगा। शाम को ये अपने वायुयान से सावा एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। मेन उद्देश्य तो इनका महाराजा भगीरथी जो भगीरथी जयंती है उस समारोह में शामिल होने के लिए सहारनपुर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल जोगेंद्र, जिस तरीके से बैठकों का दौर जारी है, क्या 2024 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं बीजेपी की तरफ से? और हुई हैं तो क्या क्षेत्र पर सबसे ज्यादा फोकस बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है इस बार? जी बिल्कुल सही कहा है आपने। सहारनपुर में आज जो महाराजा भगीरथी जयंती है, इसमें सैनी समाज के बड़े से बड़ा नेता पहुंच रहा है। और सैनी समाज का जो उत्तर प्रदेश का जिला है, हर सैनी समाज का यहाँ नेता पहुंच रहा है। सैनी समाज को ये 2024 से चुनाव को जोड़कर भी देखा जा रहा है कि यहाँ पर सैनी समाज को जो भागीदारी होगी बीजेपी के साथ, कितनी भागीदारी होने वाली है। और जो मुख्यमंत्री इस प्रोग्राम का उद्देश्य यही है कि इसमें 1-1.5 घंटा कम से मुख्यमंत्री यहाँ पर रहेंगे और उन लोग सैनी समाज के नेताओं से भी एक बैठक आयोजित करेंगे, जिसमें भी देखा जा रहा है अभी सैनिक समाज के आज। लेकिन जोगेंद्र, जिस तरीके से इस बार बीजेपी बैठकें कर रही है, क्या यूपी में ओबीसी को लेकर क्या दाव पेच इस बार चलने की तैयारी है? क्या पूरी तरीके से अपनी तरफ होने के लिए बीजेपी इस तरीके के कार्यक्रम और बैठकें कर रही ताकि ओबीसी जो वर्ग है वो बीजेपी के साथ आए, क्योंकि कहीं ना कहीं सपा का इस पर सबसे ज्यादा वर्चस्व रहा है? जी बिल्कुल सही कहा है आपने। सहारनपुर में हम बात कर रहे थे, हाल ही में जो निकाय चुनाव है उसमें जो बीजेपी के जो पार्षद है कम संख्या में पार्षद जीते, जबकि निर्दलीय पार्षद और जो समाज के थे वो ज्यादा जीते। इसी को लेकर सहारनपुर में मुख्यमंत्री जो भी सैनिक समाज के जो नेता है, जो पदाधिकारी है, उनसे मुलाकात करेंगे। और जो भी आसपास के जो इस भगीरथी जयंती में और समाज के लोग, जो ओबीसी समाज के लोग वो भी इसमें पहुंचेंगे, उनसे भी बैठक का बताया जा रहा है, बैठक की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जोगेंद्र इस खबर पर जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग के वैज्ञानिक परीक्षण कराने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मसाजिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर हाईकोर्ट से आदेश को इस दौरान चुनौती दी है। मसाजिद कमेटी की ओर से मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की गई। इस पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करने के लिए राजी हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 मई को ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग की प्राचीनता का पता लगाने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की निगरानी में वैज्ञानिक परीक्षण का आदेश दिया। इस फैसले को मसाजिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। मसाजिद कमेटी की ओर से पेश वकील हुफैजा अहमदी ने भी प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और CS नरसिम्हा और इसी के साथ में JB पारडीवाला की पीठ के सामने मामले का जिक्र करते हुए कहा है कि हाईकोर्ट ने शिवलिंग के वैज्ञानिक परीक्षण और कार्बन डेटिंग का आदेश दिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी प्रशांत मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रशांत, जिस तरीके से अब ज्ञानवापी का जो मामला है कार्बन डेटिंग का, वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है और आज इस पर सुनवाई होगी, इसको लेकर क्या कुछ खास अपडेट? बिल्कुल पंकज, मैं बता दूं कि ज्ञानव्यापी में मिले कथित शिवलिंग का साइंटिफिक सर्वे और कार्बन डेटिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने कार्बन डेटिंग कराए जाने के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। क्या कुछ कहना है मुस्लिम पक्ष का इसको लेकर, जिस तरीके से आज सुनवाई होनी है? मुस्लिम पक्ष का कहना यह है कि उसकी कार्बन डेटिंग ना हो, क्योंकि ये जो है उसका उल्लंघन करता है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का। इसी का हवाला देते हुए वहां किया गया इसको। हाईकोर्ट में भी इस मामले को लेकर सुनवाई हुई थी, उसके बाद आखिरकार ये सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है। इसको लेकर दोनों पक्ष की तरफ से क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, हाईकोर्ट से तो ये मामला गया ही है, क्योंकि हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया था कि कथित जो शिवलिंग है उसका साइंटिफिक परीक्षण कराया जाए, SI सर्वे कराया जाए। उसको देखते उसके खिलाफ याचिका दायर की है मुस्लिम पक्ष के वकील हुजैफा अहमदी ने और चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और JB पादरीवाला के पीठ को उन्होंने सुनवाई की, जिसको लेकर आज सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत इस खबर पर जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए।
रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का लखीमपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर तिकोनिया के प्रभात हत्याकांड का फैसला आज होगा। मंत्री टैनी से जुड़े केस में 3 बार फैसला रिजर्व हुआ था। मुख्य आरोपी मंत्री टैनी से जुड़े केस में फैसला रिजर्व और हाईकोर्ट के 2 जजों की बेंच सुनाएगी फैसला। प्रभात गुप्ता की गोली मारकर की गई थी हत्या। पंचायत चुनाव की रंजिश में गोली मारकर हुई थी हत्या। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आज पंचायत चुनाव की रंजिश में जिस तरीके से गोली मारकर हत्या की गई थी, उस मामले में आज फैसला आ सकता है। तो बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से, जहां पर तिकोनिया के प्रभात हत्याकांड फैसले जो मामला था, उस पर आज फैसला आ सकता है। 3 बार ये फैसला रिजर्व रखा गया था, लेकिन अगर अब बात करें तो हाईकोर्ट के 2 जजों की बेंच आज इस पर फैसला सुनाएगी। तो लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि मंत्री टैनी से जुड़े केस में 3 बार फैसला रिजर्व हुआ था। मुख्य आरोपी मंत्री टैनी से जुड़े केस में फैसला रिजर्व। हाईकोर्ट के 2 जजों की बेंच आज फैसला सुनाएगी। प्रभात गुप्ता की गोली मारकर की गई थी हत्या और इसी मामले को लेकर पंचायत चुनाव की रंजिश में गोली मारकर हत्या की गई थी, जहां इस मामले में आज फैसला आएगा। तो लखीमपुर से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर मंत्री टैनी से जुड़े केस में 3 बार फैसला रिजर्व हुआ था और आज इस फैसले को सुनाया जाएगा। हाईकोर्ट के 2 जजों की बेंच आज ये फैसला सुनाएगी। प्रभात गुप्ता की गोली मारकर हत्या का यह मामला है। पंचायत चुनाव के दौरान रंजिश को लेकर यह हत्या की गई थी और उसी के बाद से लगातार इस पर सुनवाई थी, जिसके बाद तिकोनिया मामले से जुड़ा जो फैसला था आज वो सामने आ सकता है। आज मुख्य आरोपी मंत्री टैनी से जुड़े केस में आज फैसला सामने आएगा, जहां पर हाईकोर्ट के 2 जजों की बेंच आज फैसला सुनाएगी। प्रभात गुप्ता की हत्या का ये पूरा मामला है, जहां पर पंचायत चुनाव में रंजिश को लेकर बताया जा रहा है कि हत्या की गई थी और उसी मामले में आज हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा। खबरों में आगे बात करते हैं यूपी के मथुरा की, जहां के चौमुहा कस्बे में आधा दर्जन से अधिक घरों की दीवारों में अचानक आई दरार को लेकर लोग डरे हुए हैं। एक मकान दरार की वजह से भरभराकर भी गिर गया। गनीमत ये रही कि उस वक्त घरों में कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, जिसके चलते कोई जनहानि नहीं हुई। लोगों ने बताया है कि जुझार चौपाल के पास सालों पहले डाली गई पानी की पाइपलाइन में लीकेज होने की वजह से जमीन धंसने लगी है और जमीन धंसने के कारण घरों के साथ साथ सीसी सड़क में भी दरार आ गई है। लोगों का कहना था कि इस संबंध में कई बार नगर पंचायत प्रशासन से शिकायत की है, लेकिन कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, जिसके बाद लोगों ने एसडीएम छाता को भी शिकायत पत्र देकर नुकसान की भरपाई कराए जाने की मांग की है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अमित मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से मामला सामने आया, करीब आधा दर्जन ऐसे घर हैं जिनमें दरारें आ चुकी हैं, इसको लेकर क्या कुछ खास अपडेट है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये चौमुहा क्षेत्र के कस्बे की वारदात है, जहां ये एक मकान नहीं कई मकानों में दरार आ गई। उसका कारण ये रहा कि जो पाइपलाइन की लीकेज है वो काफी दिन से चली आ रही है। उसकी समस्या काफी दिन से चली आ रही है, जिसकी शिकायत वहां के लोगों ने एसडीएम डीएम सबको की, लेकिन उसके बावजूद भी वहां उस पाइपलाइन को ठीक नहीं किया, जिसका खामियाजा वहां के जो निवासी हैं उनको भुगतना पड़ा। उसका कारण ये रहा कि जो पाइपलाइन की जो पानी है वो जमीन में नीचे मर रहा है, और जिसकी वजह से वहां के जो दीवारें मकान बिल्कुल अमित, खबर ये भी सामने है कि एक मकान भरभरा कर गिरा है। इसके बाद क्या प्रशासन की आंख खुली है या अभी भी नींद में सोया हुआ है प्रशासन? जी बिल्कुल, वहां के स्थानीय निवासियों ने वहां के एसडीएम से शिकायत की है और एसडीएम ने वहां आश्वासन दिया है कि इस पर जांच कमेटी बैठा के जांच की जाएगी और जो भी मुआवजे की भी इन लोगों ने मांग की है वो भी उनको दिलाया जाएगा। ये एसडीएम जो वहां के हैं उन्होंने उनको आश्वासन दिया है। जी, लेकिन लोगों का कहना है कि पहले भी वो इस मामले को लेकर शिकायत कर चुके हैं, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है प्रशासन की, कब कोई बड़ा हादसा हो और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाए? जी बिल्कुल, लगता तो ऐसा ही है कि जिला प्रशासन जो है वो किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है, क्योंकि एक मकान गिर चुका है और कई मकान मंदिर तक में, जो मंदिर भगवान का मंदिर है उस तक में दीवारों में दरारें आ चुकी हैं। तो प्रशासन जाहिर सी बात है कि बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है, और नहीं तो अगर वो चाहे तो जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके और पाइपलाइन को जो लीकेज है उसको ठीक कराकर वहां के स्थानीय निवासियों की समस्या का समाधान कर सके। जी
बिल्कुल अमित, लेकिन इस दौरान स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है? अगर निवारण नहीं होता है समस्या का तो उसके आगे क्या कुछ करने वाले हैं? जी, स्थानीय निवासियों का वह कहना यह है कि फिलहाल तो वो बाहर खुले में सोने पर मजबूर है। उसका कारण यह है कि रात में अगर सोते हैं वो मकानों में, और अगर कल को मकान गिर जाता है तो उनकी जान जा सकती है। इसके लिए उन्होंने वहां बाहर अपनी लगा रखी है चारपाई वगैरह, तो वहां वो सोते हैं। और उनका कहना यह है कि अगर प्रशासन हमें इसमें नहीं कार्रवाई, 1-2 दिन में नहीं कार्रवाई करता है तो वो डीएम ऑफिस जाकर वहां डीएम से शिकायत करेंगे और वहां का घेराव भी करेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस खबर पर जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर यूपी सरकार प्रदेश में यातायात व्यवस्था की ओर दुरुस्त करने के साथ साथ पुलिस को हाईटेक बनाने के लिए भी लगातार प्रयास कर रही है। इसके लिए मथुरा में यूपी सरकार की मदद से पुलिस को टेक्निकल मजबूत बनाने के लिए एक वर्कशॉप आयोजित की गई, जिसमें मैप माई इंडिया के तहत यहां पर पुलिस लाइन में एसएसपी के साथ ट्रैफिक पुलिस को भी इस ऐप के बारे में जानकारी दी गई, जो कि पूरे शहर में वही कहीं ना कहीं जहां पर जाम या ट्रैफिक की अन्य समस्याओं को लेकर लोगों को पहले से जागरूक और सतर्क करने का भी काम करेगा, जिसके लिए प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से आपको अपने मोबाइल में ये मैपल्स इंडिया का ऐप डाउनलोड करना होगा और आप अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं भी कभी भी रास्ते में सफर के दौरान अपने इलाके या सड़क पर किसी भी समस्या की जानकारी पाकर पहले ही सतर्क हो सकेंगे। बता दें कि मैप माई इंडिया एक ऐसा ऐप है जिसमें आप सड़क पर किसी भी सड़क दुर्घटना, जाम या अचानक आई आपदा के बारे में जानकारी कर सकते हैं। वहीं मथुरा एक धार्मिक नगरी है और साथ ही यात्री भी इस ऐप के माध्यम से वह यहाँ की लोकल जो सड़कें हैं या रास्ते हैं वहां पर जानकारी पा सकते हैं। खबरों में आगे बात करते हैं गाजियाबाद की, जहां पर गाजियाबाद में भारत सरकार एनएचएआई के द्वारा विद्युत विभाग की लाइन ट्रांसमिशन कराने के कारण किसानों की जमीन पर जबरन कब्जा करने का मामला सामने आया है। किसानों ने बताया है कि हम इस भूमि पर 70 सालों से खेती का काम करते आ रहे हैं, लेकिन अचानक बिना नोटिस और बिना जानकारी दिए बिना हमारी जमीन पर जबरन कब्जा कराया जा रहा है। साथ ही एक तालाब जिसमें 25,000 मछलियों का पालन किया जा रहा है उनको भी नष्ट कर दिया गया है। थाना ट्रोनिका सिटी के मंडोला चौकी क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। खबरों में आगे बात करते हैं चंदौली की, जहां पर 10 मई को मणिपुर हिंसा में असम राइफल में भर्ती हुए चंदौली के आलोक कुमार राव शहीद हो गए हैं। बता दें कि मणिपुर में नक्सली हमले में आलोक कुमार घायल थे, जिनके बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई और जिसके बाद मौत की सूचना मिलते ही जिले में हड़कंप मच गया। महज 23 साल की उम्र में नक्सलियों से मुठभेड़ में आलोक की जान चली गई। देखिए, वो देश की सेवा करते हुए असम राइफल का जवान था और इतनी छोटी उम्र में देश के लिए शहीद हो गया। आतंकियों द्वारा उसको गोली लगी थी 10-11 तारीख और 2 दिन पहले कलकत्ता में उसकी मृत्यु हो गई इलाज के दौरान। अब आप लोग क्या चाहते हैं, क्या मांग है सरकार से? सरकार से हमारी यही आशा है और हमारी मांग है कि जिस तरीके से इस जवान ने देश को अपनी कुर्बानी दी है उसको वैसा सम्मान मिलना चाहिए, जिससे कि ये पूरा क्षेत्र उसको एक सम्मान की दृष्टि से देखे। उधर चीन के एक रहस्यमयी अभियान ने सबको चौंका दिया है। पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। धरती का हजारों बार चक्कर लगाने के बाद ये यान वापस लौटा है। कब और क्यों चीन ने इसे अंतरिक्ष में भेजा था, इसी को लेकर ये रिपोर्ट देखिए। कहते हैं कि चीन के सामान की ना तो कोई गारंटी होती है और ना ही कोई वारंटी। चीन कब क्या करता है किसी को इसकी भनक भी नहीं लग पाती। बीते कुछ दिनों से चीन का एक रहस्यमयी अंतरिक्ष यान सुर्खियों में है। सोचने वाली बात यह है कि 276 दिन अंतरिक्ष में चक्कर लगाने के बाद ये वापस लौटा है। इसके बाद ड्रैगन ने इसका खुलासा किया है। हालांकि चीन ने यह स्पेसक्राफ्ट किस मकसद से भेजा था इसका अभी तक खुलासा नहीं किया है। इस रहस्यमयी अंतरिक्ष यान की तस्वीर भी जारी नहीं की गई है। बताया ये जा रहा है कि ये अमेरिकी स्पेसक्राफ्ट
X-37B की तरह है। इस चाइनीज अंतरिक्ष यान को पिछले साल अगस्त में लॉन्च किया गया था। जानकारों का कहना है कि चीन का ये एक्सपेरिमेंट स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए बेहद जरूरी है। चीन का यह स्पेस क्राफ्ट स्वचालित है। ये खुद टेक ऑफ करके अपना मिशन पूरा करके वापस आने में सक्षम है। ये कई सालों तक अंतरिक्ष में चक्कर लगा सकता है। पिछले साल लॉन्चिंग के बाद से ही ये यान लगातार धरती का चक्कर लगा रहा था। वहीं इसको देखकर दुनिया भर की सरकारें हैरान रह गई हैं कि आखिर ये वस्तु क्या है, आखिर चीन इसको क्यों छुपा रहा है, इसके पीछे क्या मंशा है। चीन की मीडिया ने तो इसे ऐतिहासिक मिशन बताया है, लेकिन चोरी छुपे चीन क्या चाल चल रहा है, किसी को भी इसका पता नहीं है। बीते दिनों चाइनीज गुब्बारा काफी चर्चा का विषय बना रहा, जिसे अमेरिका ने मार गिराया था। इस घटना के बाद चीन और अमेरिका के बीच काफी तनातनी जैसा माहौल चल रहा है। जयेंद्र कुमार, न्यूज वॉच इंडिया। और मेरे साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।